Hey guys, welcome to the online e-learning platform of agriculture and GK. My name is Apura Bharti and today I will discuss 50 MCQs related to agriculture microbiology. So stay tuned. क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आप सबको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि अगर आप लोग ASRB नेट या फिर ARS नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। इस कोर्स का जो है प्राइस पड़ेगा आपको 4000 रुपीज। ठीक है। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेंगे, तो इस कोर्स में आपको दिए जाएंगे कंप्लीट कवरेज ऑफ द सिलेबस, जो कि टॉपिक वाइज वीडियो एक्सप्लेनेशन रहेगा। इसके साथ ही साथ जो पीडीएफ्स एंड वीडियोस है वो डाउनलोडेबल फॉर्मेट में रहेगा और आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज देने के लिए भी एलिजिबल होंगे। टेस्ट सीरीज से क्या होगा कि आप खुद को एग्जामिन कर सकते हैं आपको कितना आता है कितना नहीं, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे जाइए, उसको विजिट करके आप वहाँ से डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। हमने जो अपना व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके जो है इस कोर्स का डिटेल्स ले सकते हैं या फिर अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। चलिए अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फर्मेंटेड बीवरेज प्रोडक्ट इज। जो फर्मेंटेड बीवरेज प्रोडक्ट है उसका कौन सा यहाँ पे जो है एग्जाम्पल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बियर। जो बियर है ये एक तरह का फर्मेंटेड बीवरेज प्रोडक्ट है। क्या होता है कि जो ईस्ट है ये एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फर्मेंटेशन के लिए इन बियर। जो ईस्ट है वो मेटाबोलाइज कर देता है शुगर को जो कि एक्सट्रैक्ट करता है फ्रॉम द ग्रेन्स, और ये प्रोड्यूस करता है अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद इसको बदल देता है वर्ट को इनटू बियर। इन एडिशन टू फॉर्मेंटिंग द बियर, ईस्ट जो है वो इन्फ्लुएंस क्या करता है कैरेक्टर एंड फ्लेवर को भी जो है ईस्ट ही रिस्पॉन्सिबल रहता है उसको इन्फ्लुएंस करने में। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जहाँ भी अगर ईस्ट जो एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो वही जो है फर्मेंटेशन में हेल्प करता है, और उसी की वजह से जो है उसको हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेड बीवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लेग हीमोग्लोबिन टेक्स पार्ट इन। जो लेग हीमोग्लोबिन है ये किस में जो है पार्टिसिपेट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटेक्टिंग नाइट्रोजनेज। जो लेग हीमोग्लोबिन है इसको पाया जाता है इन नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। ये ध्यान रखना है कि ये जो नोड्यूल्स होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट के उसी में जो है लेग हीमोग्लोबिन को पाया जाता है। इसका दो मेन फंक्शन है। पहला मेन फंक्शन ये है कि ऑक्सीजन सप्लाई को जो है ये फैसिलिटेट करता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लेग हीमोग्लोबिन किसको जो है ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, किसको ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को ये जो है ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। उसके अलावा ये एंजाइम को प्रोटेक्ट करता है, तो कौन से एंजाइम को, तो ये नाइट्रोजनेज एंजाइम को जो है ये लेग हीमोग्लोबिन प्रोटेक्ट करता है कि कहीं ये इनएक्टिवेट ना हो जाए बाय ऑक्सीजन। तो इसका दूसरा मेन फंक्शन यही है कि ये इन नाइट्रोजन एंजाइम को जो है प्रोटेक्ट करके रखता है कि सो दैट कि अगर ये ऑक्सीजन के अगर कॉन्टैक्ट में आएगा तो ये इनएक्टिवेट हो जाएगा, तो उसको ये बचा के रखता है। लेग हीमोग्लोबिन एक्चुअली होता क्या है, तो लेग हीमोग्लोबिन एक तरह का हीमोग्लोबिन लाइक रेड पिगमेंट है जो कि मेनली रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है। किसके रूट नोड्यूल्स में, तो मैंने पहले ही बताया लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में। एग्जाम्पल ले लीजिए सोयाबीन। सोयाबीन में कॉमनली लेग हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा जो कि एसेंशियल होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, और लेग हीमोग्लोबिन को हम लोग ऑक्सीजन स्कैवेंजर भी बोलते हैं। दो फंक्शन तो मैंने बता दिया, इसके अलावा इसका क्या रहता है फंक्शन, तो इसके अलावा जो है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके जो है ऑक्सीजन रिमूव कर देता है फ्रॉम द रूट नोड्यूल्स। इसके अलावा जो है ये स्कैवेंज जैसा काम करता है जहाँ पे लिमिटेड फ्री ऑक्सीजन जो है सेल में रहता है और ये डिलीवर कर देता है टू दी माइटोकॉन्ड्रिया फॉर रेस्पिरेशन। इसके साथ ही साथ जो है ये रिस्पॉन्सिबल रहता है फॉर बफरिंग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, और ये ऑक्सीजन को डिलीवर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये तो समझ में आ रहा है। इसके बाद ये जो है एक तरह का हीमोप्रोटीन है फॉर द प्लांट्स। तो इतना आपको एक्स्ट्रा पॉइंट जो है ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है लेग हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन। तो लेग हीमोग्लोबिन को कहाँ पाया जाता है, तो जस्ट मैंने अभी डिस्कस किया, इसको रूट नोड्यूल्स में जो देखा गया है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स। तो आपको ध्यान रखना है कि जो लेग हीमोग्लोबिन है ये एक तरह का क्या हीमोग्लोबिन लाइक रेड पिगमेंट है जो कि रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट में पाया जाता है। एग्जाम्पल सोयाबीन, जो कि एसेंशियल होता है फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये आप ऐसा कह सकते हैं कि जो लेग हीमोग्लोबिन है ये इंपॉर्टेंट रहता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाने में। इसके साथ ही साथ ये एक्ट करता है एज अ ऑक्सीजन स्कैवेंजर। जो लेग हीमोग्लोबिन होता है इसका मेन दो फंक्शन होता है, एक ये फैसिलिटेट करता है ऑक्सीजन सप्लाई टू द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इसके साथ ही साथ ये डिलीवर करता है ऑक्सीजन टू द माइटोकॉन्ड्रिया फॉर द रेस्पिरेशन, और ये एक तरह का बफरिंग ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है फॉर्म करता है।
इसके बाद जो है ये प्रोटेक्ट करता है एंजाइम नाइट्रोजनेस, सो दैट ये इनएक्टिवेट नहीं हो जाए ऑक्सीजन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है लीव्स ऑफ प्लांट्स यूज एज बायो फर्टिलाइजर बिलोंग टू। जो लीव्स होते हैं जो ऐसे लीव्स जिसको यूज किया जाता है बायो फर्टिलाइजर, ऐसा लीव्स जिसको यूज किया जाता है एज अ बायो फर्टिलाइजर, वो कौन सा है, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एजोला। जो एजोला प्लांट है इसके लीव्स को यूज किया जाता है एज अ बायो फर्टिलाइजर। तो बायो फर्टिलाइजर क्या होता है? तो थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि बायो फर्टिलाइजर ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो इनरिच करता है न्यूट्रिएंट क्वालिटी को, मतलब सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को क्या करता है, इनरिच करता है। जो मेन सोर्स है बायो फर्टिलाइजर का वो है बैक्टीरिया, फंगी या साइनोबैक्टीरिया। और जो एजोला है ये एक तरह का क्या है, वाटर फॉर्म है जो कि यूज कर सकते हैं एज अ बायो फर्टिलाइजर। अभी तक जो है कम से कम 80,000 जो है सिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है इनके लीव्स में। किसके लीव्स में? तो एजोला के लीव्स में। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि एजोला के लीव्स में जो है कम से कम 80,000 सिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है। और जो सिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया एनेबिना और एजोला रहता है वही रिस्पॉन्सिबल रहता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, जो इंक्रीज कर देता है फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल को। इसके साथ ही साथ हमारे यील्ड को जो है वो इंक्रीज कर देता है। जो एजोला पिन्नाटा है वो एक तरह का टेरिडोफाइट है जिसको यूज किया जाता है एज अ एक्सलेंट फर्टिलाइजर इन राइस फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, amount of dissolved oxygen in 5 days by biological process breaking down organic matter। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि जो अमाउंट रहता है डिजोल्व ऑक्सीजन का वो कंज्यूम हो गया है 5 दिन में बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मैटर। तो ये इसका ये यहाँ पे डेफिनेशन दे रखा है। तो ये बोला है कि इसमें से गिवन ऑप्शन में से जो है किसका डेफिनेशन है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीओडी। बीओडी का फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, या फिर इसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बोलते हैं। बीओडी मतलब क्या होता है? तो इसको डिफाइन किया गया है एज अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन जो कि रिक्वायर होता है बाय द एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो ब्रेक डाउन कर देते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को इन द सैंपल ऑफ वाटर एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड टाइम फ्रेम। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? बीओडी का एक तो ध्यान रखना है कि फुल फॉर्म क्या हो गया, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका मतलब क्या होता है कि जितना भी अमाउंट चाहिए होता है डिजोल्व ऑक्सीजन, किसको चाहिए होता है? तो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चाहिए होता है, क्योंकि जो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ब्रेक डाउन करती है ऑर्गेनिक मटेरियल को इन द सैंपल ऑफ वाटर, कोई भी एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर एंड टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो वही जो एक ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है डिजोल्व ऑक्सीजन, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सिंपल वर्ड्स में हम लोग बोल सकते हैं कि इतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कि नीड हो रहा है बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि बैक्टीरिया किसी गिवन सैंपल वाटर में, सो दैट कि वो ब्रेक डाउन कर सके कोई भी ऑर्गेनिक मैटर को बाय द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये ध्यान रखना है कि बीओडी का डेफिनेशन क्या है। तो बीओडी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन needed by the aerobic biological organism in a body of water to break down the organic material present in a water sample at a specific temperature and specified period। तो इस मेथड का हम लोग क्यों यूज करते हैं, इसकी क्या जरूरत है बीओडी की? तो बीओडी एक तरह का क्या है, बायोलॉजिकल मेथड है जिसको यूज करते हैं कि हम लोग मेजरमेंट कर सके टोटल अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन, मतलब डीओ की। इससे क्या होगा कि जो माइक्रोब्स यूज कर रहे हैं डिजोल्व ऑक्सीजन को इन द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ मेटाबोलाइजिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वाटर, इससे क्या है कि हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं कि कितना टोटल अमाउंट ऑफ जो डिजोल्व ऑक्सीजन वहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि माइक्रोब उसको कितना कंज्यूम कर रहे हैं। उसके बाद जो है जो टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है वाटर में, उसको हम लोग बोलते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन। और जो नॉन कंपाउंड ऑक्सीजन जो प्रेजेंट रहता है वाटर में, उसको या तो वो बाई प्रोडक्ट होता है, बायो फोटोसिंथेसिस रहता है जो कि एक्वेटिक प्लांट का रहता है, या फिर वो डिजोल्व एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन गैस का रहता है। तो यहाँ पे इसकी बीओडी की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज इंटोपैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें कौन सा जो है ये जो है गिवन ऑप्शन में से जो है पैथोजेनिक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। इंटोपैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। जो इंटोपैथोजेंस होते हैं वो एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि पैथोजेनिक रहते हैं टू दी आर्थ्रोपोड्स, जैसे कि इंसेक्ट्स, माइट्स, टिक्स। बहुत सारी स्पीशीज जो है वो नेचुरली अकरिंग बैक्टीरिया, फंगी, नेमेटोड्स एंड वायरसेस जो है वो इन्फेक्ट कर देते हैं वैरायटी ऑफ आर्थ्रोपोड पेस्ट को, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन देयर मैनेजमेंट। आपको ध्यान रखना है कि जो इंटरमोपैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है इन द जीनस बैसिलस, वो मोस्ट वाइडली यूज होता है एज अ माइक्रोबियल इंसेक्ट कंट्रोल एजेंट।
ये एक तरह के क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं जो कि काउज करते हैं डिजीज इन द इंसेक्ट्स, और इनके पास जो है पोटेंशियल रहता है एज अ इंसेक्ट कंट्रोल एजेंट। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी इंटरमोपैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये एक्ट करते हैं एज अ मतलब इनके पास इतना पोटेंशियल होता है कि वो इंसेक्ट कंट्रोल को भी जो है, जो इंसेक्ट एजेंट्स है उसको कंट्रोल कर सके। और जो इनका रिलेशनशिप है वर्टिब्रेट्स के साथ, वो भी जो है थोड़ा सा लिमिटेड डेवलपमेंट शो करता है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। जो बैसिलस थ्यूरिंगस एंड बैसिलस सेरेनस है, ये दोनों जो है बैसिलस जीनस से बिलोंग कर रहे हैं, और जो दोनों जो है मतलब जो जीनस बैसिलस है ये इटसेल्फ जो है एंटोमोपैथोजेनिक बैक्टीरिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, इफ वीट फील्ड इज इनोकुलेटेड विद राइजोबियम, अगर वीट फील्ड को जो है अगर हम लोग इनोकुलेट कर देते हैं राइजोबियम से तो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नो इफेक्ट ऑन द सॉइल नाइट्रोजन। ऐसा क्यों होगा? ये ऐसे तो हम जानते हैं कि अगर राइजोबियम को डाल देते हैं तो वहाँ पे क्या होती है कि नाइट्रोजन या नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, इसकी वजह से जो नाइट्रोजन कंटेंट रहता है सॉइल में वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम लोग वीट फील्ड में डाल रहे हैं राइजोबियम, तो वहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है कि कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है सॉइल नाइट्रोजन में? तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। जो राइजोबियम है ये एक तरह का क्या है, माइक्रो एरोबिक रॉड शेप बैक्टीरिया है जो इंक्रीज कर देता है सॉइल फर्टिलिटी को। तो ये कैसे इंक्रीज कर देता है सॉइल फर्टिलिटी को? बाय फिक्सिंग दी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन रूट नोड्यूल्स। किसके रूट नोड्यूल्स में? तो लेग्यूम्स के रूट नोड्यूल्स। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि जो राइजोबियम है ये एक तरह का माइक्रो एरोबिक रॉड शेप बैक्टीरिया है जो सॉइल फर्टिलिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। कैसे इंक्रीज कर देता है? बाय फिक्सिंग दी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन रूट नोड्यूल्स। किसके रूट नोड्यूल्स में? तो लेग्यूम्स के रूट नोड्यूल्स में। अगर राइजोबियम को इनोकुलेट कर देते हैं वीट फील्ड में तो क्या होगा कि वो एबल नहीं कर पाएगा, इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा वीट प्लांट्स को। और जो रूट नोड्यूल्स जो फॉर्म करेंगे एज अ वीट, वो नॉट अ लेग्यूमिनस प्लांट है। मतलब कि अगर हम राइजोबियम को वीट फील्ड में इनोकुलेट करवा रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि जो वीट है ये तो हमारा क्या है, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है। तो ये लेग्यूमिनस प्लांट नहीं है, वीट जो है वो एक तरह का लेग्यूमिनस प्लांट नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो राइजोबियम है वो वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है सॉइल फर्टिलिटी में उतना इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, या फिर जो सॉइल नाइट्रोजन है वहाँ पे उसका इंक्रीज जो है कंटेंट नहीं देखने को मिलेगा। तो वही कह रहा है कि इसलिए जो अगर हम लोग राइजोबियम को वीट फील्ड में डालते हैं, लेकिन वीट जो है वो क्या है, नॉन लेग्यूमिनस है। अगर ये लेग्यूमिनस होता तभी वहाँ पे राइजोबियम जो है वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्स कर पाता। तो जो वीट है वो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है, इसकी वजह से क्या है, जो सॉइल फर्टिलिटी रहेगी उसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए जो है यहाँ पे होगा कि नो इफेक्ट ऑफ सॉइल नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, बोथ पावर एंड मैन्योर इज प्रोवाइडेड बाई। कौन सा ऐसा प्लांट है जो पावर एंड मैन्योर दोनों प्रोवाइड करवाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बायोगैस प्लांट्स। तो कैसे? तो जो न्यूक्लियर प्लांट्स है, न्यूक्लियर प्लांट्स में क्या हो रहा है कि यूरानियम जो है उसको यूज किया जाता है टू जनरेट पावर। तो यहाँ पे मेनली जो है यूरानियम जो है वो यूज किया जाता है टू जनरेट पावर। थर्मल प्लांट्स क्या है? तो थर्मल प्लांट्स में जो है कोल यूज किया जाता है टू जनरेट पावर। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स क्या है? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में क्या होता है कि जो वाटर है उसको यूज किया जाता है टू जनरेट पावर। लेकिन बायोगैस का ये एडवांटेज है कि यहाँ पे जो है ये ग्रीन एनर्जी का सोर्स है जो कि इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और एंड हीट के फॉर्म में जो है ये देता है फॉर द लोकल ग्रिड। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो बायोगैस प्लांट्स है ये तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, ये इसके साथ ये ग्रीन एनर्जी का सोर्स भी है। मेन एडवांटेज क्या है बायोगैस का कि ये ग्रीन एनर्जी सोर्स है, और इसके साथ क्या होता है कि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। लेस इमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस होता है जैसे कि मीथेन, CO2 एंड नाइट्रस ऑक्साइड। तो इससे क्या होता है कि जो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली रिसर्कुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट होता है कोई भी इंडस्ट्री या हाउस होल्ड से, तो ये इसका जो है मेन एडवांटेज है। आप देखते होंगे कि अगर आप रूरल एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे बायोगैस का प्लांट यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो है बहुत सारे कैटल्स यूज़ होते हैं। तो कैटल्स से जो काउडंग निकलता है उसको जो है एज अ स्लरी यूज़ किया जाता है बायोगैस प्लांट्स में। तो इसका जो रॉ मटेरियल है वो काउडंग है, उसको वहाँ पे क्या कहता है स्लरी बना के जो है वहाँ पे जो है गैस प्रोड्यूस होता है। और उसी गैस को हम लोग एक तो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। और दूसरा क्या, यहाँ पे जो है मैन्योर भी बना सकते हैं उसके बचे हुए मटेरियल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, हेट्रोसिस्ट कंटेन्स एंजाइम। जो हेट्रोसिस्ट है ये कौन सा एंजाइम कंटेन करता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजनेज। तो जो हेट्रोसिस्ट है वो नाइट्रोजन एंजाइम कंटेन करता है। तो जो हेट्रोसिस्ट है इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसा सेल्स है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं।
इसके साथ ही साथ क्या होता है ये इसके पास नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन्स होने की वजह से क्या होता है उसको हम लोग NIF भी बोलते हैं, एक्सप्रेस करता है ये NIF के जीन के फॉर्म में जो है यहाँ पे हेटेरोसिस में प्रेजेंट रहता है। और इसके साथ ही साथ यही जीन जो है रिस्पॉन्सिबल रहता है नाइट्रोजन सिंथेसाइज करवाने में इन द हेटेरोसिस फॉर्मिंग साइनोबैक्टीरिया। तो आपको देखने को मिला है कि मैनी मल्टी सेलर साइनोबैक्टीरिया जो है वो प्रोड्यूस करता है स्पेशलाइज नाइट्रोजन फिक्सिंग हेटेरोसिस्ट। और जो हेटेरोसिस्ट है यहाँ पे आपको जो है रूबिकोज नहीं देखने को मिलेगा, तो ऐसा कह सकते हैं कि जो हेटेरोसिस्ट है वो लैक करता है रूबिस्को एंड कैल्विन साइकिल एंजाइम्स भी जो यहाँ पे एब्सेंट रहता है। इसके वजह से क्या होता है कि जो CO2 फिक्सेशन होता है वो यहाँ पे नहीं हो पाता है हेटेरोसिस्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बायो फर्टिलाइजर्स इंक्लूड, जो बायो फर्टिलाइजर्स है वो क्या इंक्लूड करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी BGA एनेबिना एजोला। BGA मतलब क्या होता है? तो BGA का फुल फॉर्म ब्लू ग्रीन एल्गी। तो BGA मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, और या फिर एनेबिना बोल दीजिए या फिर एजोला, ये सब जो है ये बायो फर्टिलाइजर होते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर्स कितने टाइप के होते हैं? तो बायो फर्टिलाइजर्स जो है मेनली तीन तरीके के देखने को मिलते हैं। पहला रहता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, दूसरा है नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, और तीसरा है माइक्रोराइजा। जो बायो फर्टिलाइजर है वो क्या होता है? तो बायो फर्टिलाइजर ऐसा हम लोग डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है जो कंटेन करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं टू द सीड, प्लांट सर्फेसेज और सॉइल, सो दैट ये प्रमोट करे ग्रोथ ऑफ सेवरल मैकेनिज्म सच एज ये इंक्रीज करता है सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसके साथ ही साथ ये इंक्रीज करता है रूट बायोमास को, और जो रूट एरिया रहता है उसको भी ये इंक्रीज कर देता है। इसके अलावा जो ये न्यूट्रिएंट अपटेक कैपेसिटी को जो है जो प्लांट का जो न्यूट्रिएंट अपटेक कैपेसिटी होती है वो उसको बढ़ा देता है। कौन? बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर का कुछ इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि हम लोग इसको क्यों प्रेफर करें अपने फील्ड में यूज़ करना। तो सबसे पहला ये कि जो बायो फर्टिलाइजर ये सॉइल टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। अगर सॉइल टेक्सचर इम्प्रूव होगा तो इससे क्या होगा कि यील्ड ऑफ द प्लांट्स भी इंक्रीज हो जाता है। इसके साथ ये क्या है कि कोई भी पैथोजन को जो है ये ग्रो करने में हेल्प नहीं करता है। तो ये जो पैथोजन फ्लरिश करते हैं वो उसको इनहिबिट करता है। उसके बाद ये इको फ्रेंडली है, कॉस्ट इफेक्टिव है। इसका क्या होगा कि कोई भी अगर फार्मर है उनका अगर उनका ज़्यादा पैसा नहीं है तो क्या वो बायो फर्टिलाइजर यूज़ करके क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सस्ता होता है, कॉस्ट इफेक्टिव रहता है और इको फ्रेंडली रहता है, मतलब कोई भी पोल्यूशन नहीं करता है, क्योंकि इसमें जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किया जाता है इसकी वजह से। और जो बायो फर्टिलाइजर है ये क्या करता है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द पॉल्यूटेंट्स, क्योंकि ये नेचुरल फर्टिलाइजर है। इसके साथ ही साथ ये डिस्ट्रॉय करता है मैनी हार्मफुल सब्सटेंस जो कि प्रेजेंट रहता है सॉइल में, और वो काउज करता है प्लांट डिजीज। जो बायो फर्टिलाइजर है ये प्रोवाइड करता है ये मतलब माना गया है, मतलब साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि बायो फर्टिलाइजर वो काफी इफेक्टिव रहता है, चाहे अगर वो हम लोग सेमी एरिड कंडीशंस में भी क्यों ना यूज करें। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एजोला इज यूज एज बायो फर्टिलाइजर बिकॉज इट। तो एजोला को हम लोग बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैज एसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। तो एजोला को हम लोग बायो फर्टिलाइजर जैसा क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये एसोसिएशन रखता है विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। तो बायो फर्टिलाइजर क्या होता है, थोड़ा सा मैं फिर से बता दे रही हूँ कि बायो फर्टिलाइजर ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि इनरिच करता है न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल को। जो मेन सोर्स है बायो फर्टिलाइजर का वो है कौन कौन? बैक्टीरिया, फंगी, साइनोबैक्टीरिया। और जो एजोला है वो क्या है, एक तरह का वाटर फॉर्म है जो कि यूज करता है एज अ बायो फर्टिलाइजर। कम से कम 80,000 सिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया जो है वो देखा गया है ऑन द लीव्स ऑफ एजोला। ओके। तो जो सिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया है जैसे कैनेबिना एजोला, वो जो है रिस्पॉन्सिबल रहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। ये क्या करते हैं, ये फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल को इंक्रीज कर देते हैं। इसके साथ ही साथ ये जो है यील्ड को इन्हांस कर देते हैं। जो एजोला पिन्नाटा है ये एक तरह का टेरिडोफाइट है जो कि यूज करता है एज अ एक्सीलेंट फर्टिलाइजर इन राइस फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम इज। जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम होता है वो क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। जो क्लॉस्ट्रीडियम है और जो एस्टोबैक्टर ये दोनों जो है ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। तो आपको ध्यान रखना है जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स है ये क्या इंक्लूड करते हैं, ये साइनोबैक्टीरिया, एनेबिना, नॉस्टॉक एंड जेनरा ऑफ एजिटोबैक्टर, बेंजोनिकिया, क्लॉस्ट्रीडियम, ये सब जो है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं। तो ये सब के नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक्वेटिक फर्न विच इज एन एक्सीलेंट बायो फर्टिलाइजर। जो ऐसा एक्वेटिक फर्न जो कि एक एक्सीलेंट बायो फर्टिलाइजर है वो क्या होगा? तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन सी एजोला। जो एजोला है ये एक्वेटिक फर्न है जो कि एक एक्सीलेंट बायो फर्टिलाइजर है।
तो आपको ध्यान रखना है कि जो एजोला है वो क्या है, एजोला एक ब्रांच फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक फॉर्म है और ये नेचुरली अवेलेबल रहता है मोस्टली ऑन मॉइस्ट सॉइल या डीचेस या मार्शी पॉन्ड एंड ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट रहता है इन द ट्रॉपिकल बेल्ट्स ऑफ इंडिया। ये जो है ग्रो करता है इन द फ्रेश वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी इज, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी है वो कौन सा है इसमें से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनेबिना। जो एनेबिना है ये एक तरह का क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी है। जो एनिबिना है इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक तरह का यूनिसेलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं रहता है या फिर कोई भी ट्रू न्यूक्लियस यहाँ पे जो है पाया नहीं जाता है। मतलब जो एनिबिना है यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है और ये यूज किया जाता है एज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इन एमोनिया और ये अवेलेबल करता है टू दी प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द नीम प्रोडक्ट यूज एज इंसेक्ट रेपेलेंट, ऐसा कौन सा नीम प्रोडक्ट है जिसको यूज करता है एज अ इंसेक्ट रेपेलेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एजार्डिया चिटन। जो एजार्डिया चिटन है ये एक तरह का नीम प्रोडक्ट है, अगर इसको हम लोग यूज करते हैं तो इसमें जो भी इंसेक्ट है उसको रिपेल करेगा, मतलब जो इंसेक्ट है वो भाग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द माइक्रोबियल इकोसिस्टम ऑफ सॉइल इंक्लूड्स, जो माइक्रोबियल इकोसिस्टम है सॉइल का वो क्या इंक्लूड करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। तो आपको ध्यान रखना है कि जो माइक्रोबियल इकोसिस्टम होता है सॉइल का ये दोनों इंक्लूड करता है बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। तो जैसे जो सॉइल है वो कंपोज रहता है विद द बायोटिक, बायोटिक में क्या आएगा, लिविंग एंड वंस लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स। और जो एबायोटिक मटेरियल है उसमें क्या आएगा, नॉन लिविंग फैक्टर्स लाइक मिनरल्स, वाटर्स, एयर। सो जो सॉइल जो है वो कंटेन करता है एयर, वाटर, मिनरल्स और उसके साथ ही साथ प्लांट एंड एनिमल मैटर बोथ लिविंग एंड डेड। तो ये जो है ये सॉइल कंपोनेंट्स को जो बनाता है और ये दो कैटेगरी में डिवाइड कर देता है, बायोटिक एंड एबायोटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कोल्ड लविंग माइक्रोब इज नोन एज, जो कोल्ड लविंग माइक्रोब होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइक्लोफाइल। तो जितने भी कोल्ड लविंग माइक्रोब है वो साइक्लोफाइल कैटेगरी में आते हैं। जो साइक्लोफाइल्स होते हैं वो एक्सट्रीमोफिलिक ऑर्गेनिज्म हैं जो कि कैपेबल रखते हैं कि वो लो टेम्परेचर में भी अपना ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कंटिन्यू कर सके। इनका जो टेम्परेचर जो रेंज करता है वो -20 डिग्री सेल्सियस टू +20 डिग्री सेल्सियस में जो है ये सर्वाइव कर सकते हैं। आपको ध्यान देना है कि ये कितने टेम्परेचर रेंज पे ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो -20 टू +20 डिग्री सेल्सियस में जो है ये सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब कि लो टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं, अपना ग्रोथ वहाँ पे दिखा सकते हैं, इसके साथ ही साथ वो अच्छे से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। उनका जो ऑप्टिमल ग्रोथ है वो किस टेम्परेचर पे होता है, तो 15 डिग्री सेल्सियस पे जो है इनका ऑप्टिमम ग्रोथ होता है। किसका, तो साइक्लोफाइल्स का। वो जो है जो साइक्लोफाइल्स है ये जो है कहाँ पे पाए जाते हैं, तो परमानेंटली कोल्ड एरिया में पाए जाते हैं जैसे कि पोलर रीजन्स एंड द डीप सी। थर्मोफाइल्स जो है ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है, अ, ये जो थर्मोफाइल है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, तो थर्मोफाइल ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि थ्राइव कर देते हैं एट अ अनयूजुअली हाई टेम्परेचर। और जो मेसोफाइल होते हैं वो क्या होता है कि वो कोई भी इमीडिएट टेम्परेचर इंटरमीडिएट टेम्परेचर पे जो है ये सर्वाइव कर सकते हैं। और जो साइक्लोफाइल है इसको ग्रीक वर्ड में बोला गया है कि ये मतलब साइक्लोफाइल का जो ग्रीक मीनिंग है ये है कोल्ड लविंग। तो ऐसा कह सकते हैं कि इनको जो कोल्ड और फ्रोजन एरिया जो पसंद है, मतलब कोल्ड लविंग माइक्रो कौन है, तो साइक्लोफाइल। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इनटू अमोनिया इज नोन एज, अगर हम लोग मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं इनटू द अमोनिया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एमोनिफिकेशन। तो एमोनिफिकेशन क्या है, एक तरह का ऐसा प्रोसेस है, ऐसा यहाँ पे क्या होता है, कन्वर्जन होता है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का इनटू द अमोनिया। जो अमोनिया प्रोड्यूस होता है बाय दिस प्रोसेस उसको जो है इन्वायरमेंट में जो है वो देखने को मिलता है और ये जो अवेलेबल रहता है फॉर आइदर नाइट्रिफिकेशन या फिर एसिमिलेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, अगर यही जो प्रोसेस है मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन अगर अमोनिया में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पे मेंशन होता है बाय माइक्रोब्स या फिर विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रिफिकेशन। बट यहाँ पे कोई ऐसा मेंशन नहीं है नाम, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, एमोनिफिकेशन। आपको ध्यान रखना है कि एमोनिफिकेशन इज द कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, और जो अमोनिया प्रोड्यूस हुआ है वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट में जो है रिलीज होता है और फिर इसको अवेलेबल करवाया जाता है फॉर आइदर नाइट्रिफिकेशन और एसिमुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर क्या बोल रहा है, द क्रॉप्स विच आर इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन आर, ऐसे कौन से क्रॉप्स है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो है इन्वॉल्व रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, मतलब कि अल्फा अल्फा एंड क्लोवर, सोयाबीन, बीन एंड ल्यूपिन, ये सारे क्रॉप्स जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो है
इन्वॉल्व रहते हैं। तो ऐसे प्लांट जो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द नाइट्रोजन फिक्सेशन वो मेनली जो है लेग्यूम फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि हम लोग फैबेसी से जान सकते हैं। जैसे कि क्लोवर, सोयाबीन, अल्फा अल्फा, ल्यूपिन, पीनट्स, रूबीबोस, ये जो है ये कंटेन करते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, नेमली राइजोबिया, जिनके पास नोड्यूल्स रहता है इन देयर रूट सिस्टम। मतलब कि नोड्यूल्स के अंदर जो है ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया राइजोबिया प्रेजेंट रहता है। और जो ये राइजोबिया है ये रिस्पॉन्सिबल रहता है प्रोड्यूस करने में नाइट्रोजन कंपाउंड्स, जो कि हेल्प करते हैं प्लांट्स को कि वो अपना पूरा ग्रोथ कर सके और compete कर सके विद अदर प्लांट्स। जब प्लांट्स ड्राई कर जाते हैं तो जो फिक्स नाइट्रोजन है वो रिलीज हो जाता है, सो दैट कि वो अवेलेबल करवा सके टू अदर प्लांट्स को, और ये हेल्प कर देता है सॉइल को फर्टिलाइज करने में। जो ग्रेट मेजोरिटी है लेग्यूम्स का वो यही है कि ये जो है एसोसिएशन दिखाता है। किस तरह का एसोसिएशन? तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन। लेकिन कुछ जेनरा है जैसे कि स्टाइफाइलोबियम वो नहीं दिखाता है। वो जो स्टाइफाइलोबियम जेनरा है वो जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं दिखाता है। ठीक है, आपको इतना पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 20 नंबर। द ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया विच हैव द एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एयर टू सॉइल आर। तो ऐसे ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जिनके पास कैपेसिटी है कि वो नाइट्रोजन को फिक्स कर सके फ्रॉम एयर टू सॉइल, तो उसको क्या बोलेंगे? इसका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। यहाँ पे जो है जो बैक्टीरिया है वो सिम्बायोटिक भी रह सकते हैं या फिर फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों तरह के जो बैक्टीरिया है, सिम्बायोटिक या फ्री लिविंग, ये दोनों बैक्टीरिया जो है इनके पास कैपेसिटी होती है कि ये जो नाइट्रोजन को जो है फिक्स कर सके आइदर फ्रॉम एयर टू सॉइल। तो जो सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि प्रोकैरियोट्स, वो कैपेबल होते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया को कन्वर्ट करने में। इसी प्रोसेस को बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि जब जब भी कोई बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स इन्वॉल्व रहता है कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो एंजाइम नाइट्रोजनेज है वही कन्वर्ट कर देता है डाइनाइट्रोजन को अमोनिया में। तो एंजाइम का आपको ध्यान रखना है कि कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है कन्वर्जन ऑफ डाइनाइट्रोजन टू अमोनिया। तो एंजाइम नाइट्रोजनेज, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो आइदर फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। जो कुछ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स है उनका नाम बता रही हूँ, जैसे कि एस्टोबैक्टर, बेंजोनिकिया, रोडोस्पाइलम, साइनोबैक्टीरिया, ये सब जो है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स है। इसके अलावा जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स है वो आते हैं राइजोबियम, जो कि रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम से एसोसिएट रहता है। एक है फ्रैंकिया, जो कि रूट नोड्यूल्स ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट से जो है एसोसिएशन रखते हैं। तो आपको इतना पॉइंट ध्यान रखना है, ये सब से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये पॉइंट क्या है कि आपको नोट डाउन करते जाना है, अलग से आप लिखते जाइए उसको, फिर रिवाइज करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर बोल रहा है डैश प्ले अ की रोल इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक टू सॉइल। तो कौन सा बैक्टीरिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है ट्रांसफॉर्म करने में कि रॉक से वो सॉइल बना देता है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइनोबैक्टीरिया। जो साइनोबैक्टीरिया है यही रिस्पॉन्सिबल रहता है कि रॉक को सॉइल में ट्रांसफॉर्म कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कंपोजिशन ऑफ बायोगैस। कौन सा स्टेटमेंट जो है कंपोजिशन ऑफ बायोगैस के बारे में वो सही नहीं दिया गया है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इट ऑल्सो कंटेन विद ट्रेसेस ऑफ O2 एंड Cl2। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ये जो बायोगैस है इसमें बिल्कुल O2 एंड Cl2 यानी कि ऑक्सीजन एंड क्लोरीन जो है बिल्कुल नहीं पाया जाता है। बाकी देख लेते हैं कि जो बायोगैस है इसमें जो है कम से कम 50 to 75% जो है वो मीथेन पाया जाता है। तो आपको इसका ध्यान रखना है कितना, 50 to 75% जो है मीथेन पाया जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वहाँ पे 25 to 50% देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन मतलब कि 2 to 8% नाइट्रोजन भी प्रेजेंट रहता है। ट्रेस लेवल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वेरियस वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी जो है ये प्रेजेंट रहते हैं बायोगैस में। ये डिपेंड करता है कि डिपेंड करता है कि कौन सा फीड स्टॉक है। बायोगैस क्या होता है? तो बायोगैस जो है ये एक तरह का गैस प्रोड्यूस करता है बाय द एनारोबिक डाइजेशन। आपको ध्यान रखना है कैसा डाइजेशन करता है बायोगैस। तो एनारोबिक डाइजेशन होता है ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, जो इंक्लूड करता है मैन्योर, सीवेज, स्लज, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और एनी अदर बायोडिग्रेडेबल फीड स्टॉक अंडर एनारोबिक कंडीशन। जो बायोगैस कंप्राइज होता है ये प्राइमरी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 23 नंबर। इन द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व। इसमें क्या कह रहा है कि अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रोसेस होता है इसमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व रहता है? तो यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉन सिम्बायोटिक एंड सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। आपको ध्यान रखना है कि कभी भी जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तो ये बस सिम्बायोटिक या फिर सिर्फ बस नॉन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर नहीं डिपेंड होकर, ये यहाँ पे दोनों तरह के जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। नॉन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी।
थोड़ा सा जान लेते हैं कि सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो जो सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये एक तरह का क्या होता है कि म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप दिखाते हैं, इन विच जो प्लांट है वो प्रोवाइड करते हैं नीच एंड फिक्स्ड कार्बन टू दी बैक्टीरिया, और इसके एक्सचेंज में जो है बैक्टीरिया है वो फिक्स नाइट्रोजन जो है वो एक्सचेंज करते हैं। और जो नॉन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या होता है, यहाँ पे जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म होता है बाय द ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो कि फ्री लिविंग रहते हैं इन द सॉइल, वादर एरोबिकली और एनरोबिकली जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, और ये प्लांट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। मतलब जो नॉन सिम्बायोटिक होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, ये प्लांट्स पे एसोसिएटेड नहीं रखते हैं, और जो सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये प्लांट्स से एसोसिएट रखते हैं। ठीक है, तो जो नॉन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा राइजोबियम मेलिलोटी, राइजोबियम ट्राइफॉली या फिर राइजोबियम लेग्यूमिनोसैरम। और जो सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा एस्ट्रोबैक्टर स्पीशीज, बेंजोनिकिया, ग्रैनुलोबैक्टर। जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है ये प्रोड्यूस करते हैं नाइट्रोजन फॉर इट्स होस्ट, लेकिन जो नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं वो मतलब अपना नाइट्रोजन जो बनाते हैं वो अवेलेबल करवाते हैं इन द सॉइल। जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जो करवाते हैं बैक्टीरिया वो रहते हैं इन द म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप विद प्लांट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नॉन सिम्बायोटिक है ये प्लांट्स के एसोसिएशन में नहीं रहता है, वो फ्री लिविंग रहता है। तो यही कह रहा है कि जो नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है वो फ्री लिविंग रहते हैं इन द सॉइल, और लेकिन जो सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन जो करते हैं, वो रहते हैं एज अ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप विद प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और हेट्रोसिस्ट इज, जो हेट्रोसिस्ट है ये क्या है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, अ टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल दैट फिक्सेस नाइट्रोजन। जो हेट्रोसिस्ट है वो एक तरह का क्या है, स्पेशलाइज नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हेट्रोसिस्ट ये क्या है, एक तरह का क्या है, नाइट्रोजन स्पेशलाइज नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल है जो कि फॉर्म करता है ड्यूरिंग द नाइट्रोजन स्टार्वेशन। जब भी नाइट्रोजन की कमी जाती है तो ये जो हेट्रोसिस्ट है यही स्पेशलाइज सेल जो कि नाइट्रोजन फिक्स करता है। और जब भी किसके द्वारा, तो बाय फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया सच एज नॉस्टॉक पुंक्टिफॉर्मी या स्लेंड्रोस्पर्मम स्टैंगल एंड एनेबिना स्फेरिका। ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं फ्रॉम डाइनाइट्रोजन इन द एयर यूजिंग द एंजाइम नाइट्रोजनेज इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द सेल्स। ये क्या करते हैं कि एंजाइम नाइट्रोजनेज की हेल्प से जो है नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, मतलब नाइट्रोजन मतलब कि डाइनाइट्रोजन को जो है ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं फ्रॉम डाइनाइट्रोजन जो कि एयर में प्रेजेंट रहता है, और फिर जो ये प्रोवाइड करते हैं सेल को इन द फिलामेंट विद नाइट्रोजन बाय फॉर बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस के लिए जो है ये फिलामेंट्स को प्रोवाइड करते हैं क्या, नाइट्रोजन। तो यही कह रहा है कि जो हाइड्रोसिस क्या है, एक तरह का टर्मिनली डिफरेंशिएट सेल है जो कि नाइट्रोजन फिक्स करता है विद हेल्प ऑफ नाइट्रोजनस एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 25 नंबर, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स टू गैसियस नाइट्रोजन इज अकम्प्लिश्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म इन अ सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, द प्रोसेस इज नोन एज। जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है नाइट्रेट्स टू गैसियस नाइट्रोजन तो उसको बाय द सीरीज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन इसको बोलते हैं। तो डीनाइट्रिफिकेशन क्या है, एक तरह का माइक्रोबियल प्रोसेस है जहाँ पे जो है ये नाइट्रेट या नाइट्राइट जो है ये रिड्यूस हो रहा है टू द गैसियस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, प्रिंसिपली नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2 में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर डाइनाइट्रोजन N2 के फॉर्म में। लार्ज रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डीनाइट्रीफाई करते हैं, और जो डीनाइट्रिफिकेशन होता है ये रिस्पॉन्सिबल रहता है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है इनके इमीडिएट इन्वायरमेंट में जो है वो चेंज देखने को मिलता है। डीनाइट्रिफिकेशन मतलब कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो डीनाइट्रिफिकेशन दिखाते हैं, मतलब डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का एग्जांपल है थायोबैसिलस डीनाइट्रिफेंस डीनाइट्रिफिकेंस, माइक्रोकोकस डीनाइट्रिफिकेंस एंड सम स्पीशीज ऑफ सेरिएटा सुडोनास एंड एस्ट्रोमोबैक्टर। तो ये सब जो है थोड़े आपको एग्जांपल ध्यान रखने, एग्जांपल से भी है, कभी कभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 26 नंबर, द पॉपुलेशन ऑफ एल्गी इन सॉइल। जो पॉपुलेशन है एल्गी का इन सॉइल में वो क्या होता है, ज्यादा या कम रहता है, दैट ऑफ आइदर बैक्टीरिया और फंगी। तो यहाँ पे जो है पॉपुलेशन ऑफ एल्गी बोल रहा है कि कितना रहता है आइदर ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी से। अगर बैक्टीरिया या फंगी का जो अगर पॉपुलेशन ले ले तो इसके कंपेयर में एल्गी का पॉपुलेशन क्या रहता है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए, जनरली स्मॉलर देन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पॉपुलेशन ऑफ एल्गी है ये जो जनरली ये कम रहता है एज कम्पेयर टू पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है बैक्टीरिया एज अ ग्रुप आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो बैक्टीरिया है ये किस किस चीज के लिए जो है ये रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। मतलब जो बैक्टीरिया है ये नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन भी करवा सकता है, ये सल्फर ऑक्सीडेशन भी करवा सकता है, इसके साथ ही साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करवा सकता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा बैक्टीरिया के बारे में जान लेते हैं। जो बैक्टीरिया है ये क्या है, यूबीक्वोटस है। ये मोस्टली फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है,
ऑफन कंसिस्टिंग ऑफ वन बायोलॉजिकल सेल। ये कॉन्स्टिट्यूट करता है लार्ज डोमेन ऑफ प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो है फ्यू माइक्रोमीटर इसका लेंथ रहता है, और जो बैक्टीरिया है वो फर्स्ट लाइफ फॉर्म था जो कि अर्थ में अपीयर हुआ था, और ये मोस्ट ऑफ इट्स हैबिटाट्स में प्रेजेंट रहता है। काफ़ी जगह जो है ये बैक्टीरिया देखने को मिलता है। बैक्टीरिया मेनली कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है? सॉइल में, वाटर में, एसिडिक हॉट स्प्रिंग, रेडियो एक्टिव वेस्ट, डीप बायोस्फीयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, ये सब जो है देखने को मिल सकता है। मतलब काफ़ी हार्श कंडीशन में जो है ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाता है। जो बैक्टीरिया है ये वाइटल रहता है मैनी स्टेजेस ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल में भी, जहाँ पे रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स होता है, जैसे कि फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जो न्यूट्रिएंट साइकिल है ये इंक्लूड करता है डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज। बैक्टीरिया जो है रिस्पॉन्सिबल रहते हैं पुट्रिफिकेशन स्टेज में भी, वहाँ पे भी जो है बैक्टीरिया इन्वॉल्व रहता है। इसके साथ साथ ही साथ बायोलॉजिकल कम्युनिटीज जो सराउंड रहते हैं वाला हाइड्रोथर्मल बैंड्स एंड कोल्ड सीप्स, या फिर एक्सट्रीमोफाइल बैक्टीरिया, ये सब जो है ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स जो उनको नीड रहता है, सो कि सस्टेन कर सके वहाँ पे लाइफ को, बाय कन्वर्टिंग द डिजॉल्व कंपाउंड जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड एंड मीथेन टू एनर्जी। तो जो ये बैक्टीरिया रहता है यही जो है रिस्पॉन्सिबल रहता है कि अगर वो अगर चाहे तो अगर हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन को भी जो है कन्वर्ट करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। जो बैक्टीरिया है वो रह सकता है एज अ सिम्बायोटिक एंड पैरासिटिक रिलेशनशिप से भी। अगर वो प्लांट्स एंड एनिमल्स से भी जो है अपना सिम्बायोटिक एंड पैरासिटिक रिलेशनशिप दिखा सकता है। कौन? तो बैक्टीरिया। तो ये जो है इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। तो इसमें ये भी इंक्लूड होता है कि ये नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन करा सकता है, सल्फर ऑक्सीडेशन भी करा सकता है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कैन नॉट बी आइसोलेटेड डायरेक्टली बाय द यूजुअल टेक्निक्स एम्प्लॉयड टू आइसोलेट हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, द रीजंस मे बी ड्यू टू। यहाँ पे कह रहा है जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है इसको हम लोग आइसोलेट नहीं कर सकते डायरेक्टली कोई भी सिंपल टेक्निक से, जो कि हम लोग इम्प्लॉय कर सकते हैं टू आइसोलेट हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऐसा क्यों है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्लो ग्रोथ। ये जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है ये स्लो ग्रोथ की वजह से जो है इसको हम लोग डायरेक्टली आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वही जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है बहुत जल्दी ग्रो करता है, बहुत जल्दी जो है इसका रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि इसको हम लोग आइसोलेट कर पाते हैं। लेकिन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को हम लोग आइसोलेट नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पे जो है ये स्लो ग्रोथ शो करता है। चलिए, एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगी कि अगर आप लोग कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि ICR JRF एग्जाम्स, ASRB नेट एग्जाम्स, स्टेट एग्रीकल्चर ऑफिसर, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एंड अदर एग्रीकल्चर एग्जाम्स, स्टेट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, AHO DHO एग्जाम्स, स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम्स, FSSAI रिलेटेड ऑल एग्जाम, FCI AGM, FCI AG3, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एग्जाम, IBPS AFO एग्जाम, NABARD एग्जाम, RRB एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम, फिशरीज एग्जाम, फॉरेस्ट्री एग्जाम्स, स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर या फिर जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स, DDA या फिर DSSB SO एग्जाम्स, या फिर मैनी अदर एग्जाम्स। अगर ये सब की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेंगे? तो इस कोर्स में आपको मिलेंगे ई बुक्स जो कि PDF के फॉर्मेट में रहेंगे। इसमें आपको वीडियो क्लासेस जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें आप यूट्यूब क्लासेस एंड क्लास नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको एक क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा जो कि MCQ के फॉर्मेट में रहेगा। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे, और आप यहाँ पे जो है टेस्ट सीरीज देने के लिए भी एलिजिबल है, जो कि अकॉर्डिंग टू द सिलेबस रहेगा, और जिससे आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि आपको कितना आता है कितना नहीं। इसके साथ ही साथ आपको फ्री इंटरव्यू गाइडेंस भी दिया जाएगा जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करने के लिए। अगर इस मेंशन एग्जाम्स के अलावा अगर आप कोई अदर एग्रीकल्चर या अलाइड फील्ड किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इंडिया के सभी स्टेट्स के एग्रीकल्चर और अलाइड एग्जाम्स के कोर्स अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे। लिंक्स जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर वहाँ से आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, या डायरेक्टली ऐप से कोर्स को बाई कर सकते हैं। तो जल्दी करिए, लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप डायरेक्टली जो है हमारा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ पे सर्च करिए एग्रीकल्चर जीके, तो वहाँ पे भी जो है आपको हमारा ऐप दिखेगा, वहाँ से डाउनलोड करके वहाँ इस ऐप को काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं, और यहाँ से आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमें व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो वो भी नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके कोई भी कोर्स का फुल डिटेल ले सकते हैं। चलिए हम अपना सेशन जो है कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपेबल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग सल्फर टू सल्फेट्स। कौन सा बैक्टीरिया जो है ये रिस्पॉन्सिबल है कि ये जो सल्फर को सल्फेट्स में कन्वर्ट कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस।
जो कॉमन सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरियम है वो है थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस, जो कि एक तरह का क्या है, केमोलिथो लिथोट्रॉफ है, जो यूटिलाइज करता है थायोसल्फेट को एंड सल्फाइड को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और इससे ये प्रोड्यूस करता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो कॉमन सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरियम है उसका नाम है थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस, और ये एक तरह का क्या है, केमो लिथोट्रॉफिक यूटिलाइजिंग थायोसल्फेट है। और ये क्या यूटिलाइज करता है, थायोसल्फेट एंड सल्फाइड, जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी एज अ यूज करता है, और उसको फिर प्रोड्यूस करता है सल्फ्यूरिक एसिड में। ये ब्रॉड फैमिली से बिलोंग करता है ऑफ एरोबिक सल्फर बैक्टीरिया, जो कि डिराइव करता है एनर्जी को फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड और एलिमेंटल सल्फर टू सल्फेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ग्रीन हाउस गैस इंक्लूड्स, जो ग्रीन हाउस गैस है ये क्या इंक्लूड करता है, तो ये CO2 भी इंक्लूड करता है, CH4 मतलब मीथेन, N2 भी ये इंक्लूड करता है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। तो जो ग्रीन हाउस गैस है, जो मेन ग्रीन हाउस गैस है वो जो है कंटेन करता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम लोग HCF भी बोलते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC भी बोलते हैं, एंड ओजोन इन द लोअर एटमॉस्फेयर। तो ये लोअर एटमॉस्फेयर में मेनली जो ग्रीन हाउस गैस है ये प्रेजेंट रहता है, और यही जो ग्रीन हाउस गैस है यही जो है रिस्पॉन्सिबल रहता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो थोड़ा सा इसका परसेंटेज देख लेते हैं कि क्या रहता है ग्रीन हाउस गैस का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 60% रहता है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे जो 20% रहता है वो मीथेन प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे जो 14% है यहाँ पे आपको CFC देखने को मिलेगा, और जो बाकी जो 6% है यहाँ पे N2O देखने को मिलेगा। तो ये जो है ये रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैस टू द टोटल ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर गुड इंडिकेटर ऑफ, जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर है ये एक तरह का गुड इंडिकेटर है किसका, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर है ये गुड इंडिकेटर है बायोलॉजिकल हेल्थ का, केमिकल हेल्थ का एंड फिजिकल हेल्थ का। तो केमिकल हेल्थ में क्या क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे जो कुछ केमिकल इंडिकेटर्स हैं जैसे कि पीएच, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये आ जाएंगे केमिकल हेल्थ को चेक करने में। इसके बाद जो फिजिकल इंडिकेटर्स है जो कि हेल्प करता है फिजिकल हेल्थ को चेक करने में वो क्या है, तो इसमें आ जाएंगे एग्रीगेट स्टेबिलिटी, अवेलेबल वाटर कैपेसिटी, सॉइल कॉम्पैक्शन। उसके बाद आता है बायोलॉजिकल हेल्थ को चेक करने में, यहाँ पे जो है बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स क्या यूज करते हैं, तो सॉइल माइक्रोबियल प्रोटीन, एक्टिव कार्बन, ऑर्गेनिक मैटर या फिर रेस्पिरेशन। ये सब तो इसका इंडिविजुअल हेल्थ इंडिकेटर है। इसके अलावा जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर है ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है जिससे ये बायोलॉजिकल हेल्थ, केमिकल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ तीनों के बारे में अच्छे से ये बता सकता है कि इसका कंडीशन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट टू, जो प्रोसेस होता है डीनाइट्रिफिकेशन का इसमें क्या होता है कि नाइट्राइट को किस में कन्वर्ट किया जाता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव क्यों होगा, तो डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में हम लोग नाइट्राइट को या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल सकते हैं, या नाइट्रस ऑक्साइड में हो सकता है चेंज, या फिर डायनाइट्रोजन में। तो ध्यान रखना है कि जो डीनाइट्रिफिकेशन है ये एक तरह का माइक्रोबियली फैसिलिटेटेड प्रोसेस है, जहाँ पे जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट NO3 माइनस जो है वो रिड्यूस हो जाता है, अल्टीमेटली प्रोड्यूस करता है मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, जो कि थोड़ा सीरीज ऑफ इंटरमीडिएट गैसियस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोडक्ट है। जो फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया होता है वो परफॉर्म करते हैं डीनाइट्रिफिकेशन एज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, जो कि रिड्यूस कर देते हैं ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को इन रिस्पॉन्स टू द ऑक्सीडेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डोनर सच एज ऑर्गेनिक मैटर। और जो प्रीफर्ड नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं इन ऑर्डर ऑफ मोस्ट टू लीस्ट थर्मोडाइनमिकली फेवरेबल, वो इंक्लूड करते हैं नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, फाइनली रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ डाइनाइट्रोजन। ये सब जो है ये डाइनाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसका से ये नाइट्रोजन साइकिल जो कंप्लीट हो जाता है। और जो डीनाइट्रीफाइंग माइक्रोब्स होते हैं उनको चाहिए होता है वेरी लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, मतलब लेस देन 10% जो है इन्हें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन चाहिए होता है, और इसके साथ ही साथ इन्हें चाहिए होता है ऑर्गेनिक कार्बन, सो दैट ये एनर्जी जो है वो यूज कर सके वहां से। जो डीनाइट्रिफिकेशन है वो रिमूव कर देता है NO3 माइनस, और इसके साथ ही साथ ये रिस्पॉन्सिबल, इसके वजह से क्या होता है कि जो लीचिंग प्रोसेस है वो रिड्यूस हो जाता है टू दी ग्राउंड वाटर, और इट कैन बी स्ट्रेटेजिकली यूज टू ट्रीट सीवेज और एनिमल रेसिड्यूज ऑफ हाई नाइट्रोजन कंटेंट। अगर हम लोग को सीवेज को अगर हम लोग को ट्रीट करना है या फिर कोई एनिमल रेसिड्यूज है हाई नाइट्रोजन कंटेंट, तो वहाँ पे हम लोग डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस करते हैं, तो वहाँ पे जो है काफी हेल्पफुल रहता है। और जो डीनाइट्रिफिकेशन है ये N2O को लीक कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक तरह का ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस बन जाता है, और ये एक तरह का ग्रीन हाउस गैस जो है ये कंट्रीब्यूट कर देता है वहाँ पे। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या डाइनाइट्रोजन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 33, सिंगल सुपर फॉस्फेट एसएसपी वाज फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय। जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है ये फर्स्ट किसने मैन्युफैक्चर्ड किया था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉवेस जेवी। जो लॉवेस जेबीएस का फुल फॉर्म, इनका फुल नेम है जॉन बेनेट लेविस, जो कि डेवलप किया था इन्होंने ऐसा इंडस्ट्रियल स्केल जिनको बोला गया है सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइजर, इसको लार्ज स्केल में जो है प्रोड्यूस किया गया। और ये एक तरह का क्या है, फर्स्ट फॉस्फोरस फर्टिलाइजर है जो कि कॉमर्शियली प्रोड्यूस हुआ वर्ल्ड वाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर। जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है वो क्या है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होता है, छोटे साइज का होता है, माइन्यूट रहता है और रॉड शेप रहता है, मतलब इस तरीके का जो है रॉड शेप देखने को मिलता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का। तो ध्यान रखना है कि इसके ये तीनों फीचर्स है, ग्राम नेगेटिव, माइन्यूट, रॉड शेप, जो है ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं नाइट्रोबैक्टर। जो नाइट्रोबैक्टर है ये जीनस है जो कि रॉड शेप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये एक तरह का केमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है इन द नाइट्रोजन साइकिल बाय ऑक्सीडाइजिंग नाइट्रेट इनटू द सॉइल। एक होता है नाइट्रोसोमनस। जो नाइट्रोसोमनस है ये भी एक तरह का नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है जो कि काफी हेल्पफुल रहता है इन बायो रेमिडिएशन। ये एक इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है इन द नाइट्रोजन साइकिल बाय इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन टू प्लांट्स, और इसके साथ ही ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन को जो है लिमिट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 35 नंबर, विच इज नोन एज सीवेज फंगस। कौन से किसको जो है हम लोग सीवेज फंगस से जानते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेप्टोमीटस। जो लेप्टोमीटस है इसको हम लोग सीवेज फंगस भी बोलते हैं। तो मेनली जो सेफ्रियोटीलस लेप्टोस्ट्रिक्स होता है एक तरह ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो कि कलेक्टिवली इसको सीवेज फंगस बोला जाता है। और ये ऐसा बैक्टीरिया है जिनके पास फिलामेंटस अपीयरेंस रहता है एज अ कंटामिनेटेड सरफेस वाटर्स, जो कि फंगस लाइक अपीयर होता है। जो सीवेज फंगस होता है ये एक तरह का क्या है, मास ऑफ फिलामेंटस बैक्टीरिया है जो कि प्राइमरली सेफियोटाइलस या फिर लेप्टोमीटस जो है स्पीशीज रहते हैं जो कि ग्रो करते हैं रिस्पॉन्स टू ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर। और जो सीवेज फंगस है ये बिल्डअप ऑलमोस्ट एनी सरफेस वेयर देयर इज अ फ्लो ऑफ वाटर, और ये नेसेसरी न्यूट्रिएंट जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्ट जो है ये वहाँ पे कंज्यूम करते हैं। जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स है ये वहाँ पे वो जल्दी डेवलप आता है, या फिर अगर वहाँ पे अगर फ्लो ऑफ वाटर है वहाँ पे भी जो है सीवेज फंगस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, मेजर यूजफुल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रोब्स। जो मेजर यूजफुल प्रोडक्ट है जो कि माइक्रोब्स ऑब्टेन होते हैं वो कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। माइक्रोब्स से हम लोग विटामिन, सिंगल सेल प्रोटीन, एंटीबायोटिक तीनों को जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन हम लोग किससे ऑब्टेन करते हैं? तो यहाँ पे आता है स्पिरुलिना। जो स्पिरुलिना है वहां से हम लोग सिंगल सेल प्रोटीन जो है ऑब्टेन करते हैं। एंटीबायोटिक तो जानती होंगे आप लोग, पेनिसिलिन जो कि फर्स्ट टाइम फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, तो एंटीबायोटिक को उसको मेनली यूज करते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, किया जाता है सो कि हम लोग जो है यूजफुल प्रोडक्ट यूज करें फॉर द ह्यूमन पर्पस, मतलब ह्यूमन जो है उसे यूज कर सके। जैसे कि ब्रेड, बियर, वाइन, वेनिगर, योगर्ट, चीज एज वेल एज फर्मेंटेड फिश, मीट, वेजिटेबल्स, ये सब जो है थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ से हम लोग ईस्ट, मॉल्ट, बैक्टीरिया, ये सब माइक्रोब्स के हेल्प से जो है हम लोग इसका प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 37 कह रहा है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज मेड बाय। जो पहला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था वो किस साइंटिस्ट ने जो है डेवलप किया था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोल एंड रुस्का। जो नोल एंड रुस्का साइंटिस्ट है उन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पहला बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज फ्रिक्वेंटली यूज। तो कौन सा जो पीपीई मतलब कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है इसको फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंटली सेफ्टी ग्लासेस, ग्लव्स, लैब कोट्स या एप्रॉन तीनों को यूज करते हैं। तो जो सेफ्टी ग्लासेस है ये क्यों यूज करते हैं एज अ पार्ट ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट? क्योंकि सो दैट की जो वर्कर्स है उनके आंख में जो है कोई भी अ, जो उनके आंख में कोई भी ऐसा केमिकल्स नहीं जाए और वहाँ पे जो है वो आंख को प्रोटेक्शन दे। जो सेफ्टी ग्लासेस है ये एक्ट करता है एज अ शील्ड सो दैट कि आई को प्रोटेक्ट करे कोई भी फॉरेन डेब्रिस को घुसने से, और या फिर जो इरिटेशन या इंजरी काउज कर सकता है लेटर ऑन। तो ये ध्यान रखना है कि इसके साथ ही ये एक तरह का सेफ्टी शील्ड जो है प्रोवाइड करता है कि कोई भी अगर उड़ता हुआ फ्रैगमेंट्स या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट या लार्ज चिप्स है या पार्टिकल्स है वो एंटर नहीं करे आई में। दूसरा है ग्लव्स। ग्लव्स को भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट पीस है पीपीई का, मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का, जो कि क्या करता है हमारे हाथ को जो है बचा के रखता है अगेंस्ट द स्क्रैप्स एंड स्क्रैचेस। और मोर स्पेशलाइज्ड जो ग्लव्स रहते हैं वो हेल्प करता है कि उसको हमारे हाथ को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम द कट्स एंड अदर अगेंस्ट केमिकल्स और कंटामिनेंट्स।
उसके बाद आता है लैब कोर्स एंड एप्रॉन। लैब कोर्स एंड एप्रॉन को भी यूज किया जाता है एज अ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, सो दैट कि ये हमारे पूरा फुल बॉडी को जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। इसके साथ ही साथ जो है ये इंजरी या इन्फेक्शन से बचाता है। और तो ये जो है तीनों जो है यहाँ पे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में आता है। क्या क्या? सेफ्टी ग्लासेस, ग्लव्स एंड लैब कोर्स एप्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 39 नंबर, द डिजायर टू मेंटेन अ सेफ लेबोरेटरी इन्वायरमेंट फॉर ऑल बिगिंस विद। जो अगर हम लोग को मेंटेन करना है एक सेफ इन्वायरमेंटरी लेबोरेटरी इन्वायरमेंट, तो किससे ये स्टार्ट होगा? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, प्रिवेंशन। तो ये प्रिवेंशन से स्टार्ट होगा। अगर हम लोग प्रिवेंशन करते हैं लैब में, तो वहाँ पे जो है हमारा जो लेबोरेटरी का इन्वायरमेंट है वो सेफ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, द इनहिबिटरी एक्शन ऑफ पेनिसिलिन इज। जो पेनिसिलिन है ये इनहिबिटरी एक्शन दिखाता है कैसे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेल वॉल सिंथेसिस। तो क्या करता है जो पेनिसिलिन है ये इनहिबिट कर देता है सेल वॉल सिंथेसिस को। इसके साथ ही साथ ये रिजल्ट हो जाता है इन द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन में जो है इसका इनहिबिट देखने को मिलता है। मतलब इसका जो ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन है वो रुक जाता है अगर इसका सेल वॉल सिंथेसिस को ये रोक देता है। जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन कैसे अपना एक्शन शो करता है? तो ये सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। इससे क्या होता है, जो ग्रोथ है मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है वो वहाँ पे रुक जाता है। जो एंटीबायोटिक्स है वो एक तरह का बैक्टीरियासाइडल होता है, जो कि रैपिडली कर देता है मल्टीप्लाइंग सेल्स, और इसका जो इफेक्ट है वो सेल वॉल पे देखने को मिलता है। मतलब जो सेल वॉल पे वो इंटरफेयर कर देता है विद बैक्टीरियासाइडल एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, बाय यूजिंग वैम विद प्लांट द मेजर एडवांटेजेस। जो वैम होता है अगर उसको यूज करते हैं प्लांट में तो उसका मेजर एडवांटेज क्या है? तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि वैम का फुल फॉर्म क्या होता है। वैम का फुल फॉर्म होता है वेसिकुलर आर्बिस्कुलर माइक्रोराइजल। ये एक तरह का फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। जो वैम है एक तरह का फंगस है जो कि पेनिट्रेट करता है वस्कुलर प्लांट्स के रूट में, और ये सपोर्ट करता है उनके सो दैट कि वो न्यूट्रिएंट्स को जो है कैप्चर कर सके फ्रॉम द सॉइल। तो ये किस तरह के न्यूट्रिएंट्स को कैप्चर करता है? तो ये मेनली फास्फोरस को जो है ये कैप्चर करता है। यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन बी, इंक्रीज द फास्फोरस एब्जॉर्प्शन। तो जो वैम होता है ये रिस्पॉन्सिबल रहता है कि जो फास्फोरस है उसको एब्जॉर्ब करे ज़्यादा से ज़्यादा। और जो वैम है एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि बेनिफिशियल फंगस है, और इसके साथ ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द सॉइल न्यूट्रिएंट डायनामिक्स, इंप्रूविंग सॉइल फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 42 नंबर, द फॉलोइंग एसोसिएशन इन विच इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिटवीन टू स्पीशीज इज रेफर्ड टू एज। अगर कोई भी दो स्पीशीज में कोई भी दो स्पीशीज में अगर न्यूट्रिएंट जो है वो एक्सचेंज हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंट्रोफिज्म। जो सिंट्रोफिज्म है ये एक तरह का म्यूचुअल डिपेंडेंस है ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, सो दैट कि ये जो अपना सेटिस्फैक्शन जो है फॉर द न्यूट्रिशनल नीड वो अपना कंप्लीट कर सके। जो इंटरमीडिएट या एंड प्रोडक्ट है मेटाबॉलिज्म का कोई एक ऑर्गेनिज्म का, वो एसेंशियल मटेरियल हो जाता है फॉर द अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यही सिंट्रोफिज्म है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं कि ऐसा एसोसिएशन जहाँ पे जो एक्सचेंज हो रहा है न्यूट्रिएंट का बिटवीन टू स्पीशीज, उसको सिंट्रोफिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 43 नंबर, in given below which of all are free living nitrogen fixers except। जो नीचे गिवन ऑप्शन है इसमें से जो है सब फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स है एक्सेप्ट। तो कौन सा जो है वो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स नहीं है? तो यहाँ पे इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, एजोस्पार्लम। एजोस्पार्लम को छोड़ के बाकी सब जो है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स है। तो आपको ध्यान रखना है जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स है इसमें आता है साइनोबैक्टीरिया, एनेबीना, नॉस्टॉक, genera such as Azotobacter, Benzonicia, Clostridium। और जो एजोस्पार्लम है ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जो फादर है माइक्रोबायोलॉजी के वो कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी, लुवेनहुक। जो लुवेनहुक साइंटिस्ट है इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला गया है। इनका फुल नेम है एंटोनी फिलिप्स वैन लुवेनहुक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो लुवेनहुक है वो यूनिवर्सली एक्नोलेज किया गया है एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और जो लुवेनहुक है यही रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ बोथ प्रोटिस्ट एंड बैक्टीरिया। तो ध्यान रखना है जो लुवेनहुक है इन्होंने जो है प्रोटिस्ट एंड बैक्टीरिया का डिस्कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, द वर्ड राइजोस्फीयर एंड फाइलोस्फीयर रिस्पेक्टिवली गिवन बाय। जो वर्ड राइजोस्फीयर एंड फाइलोस्फीयर है ये किसने डिस्कवर किया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिल्टनर एंड रूइनियन। तो ध्यान रखना है जो हिल्टनर है ये साइंटिस्ट जो हिल्टनर थे उन्होंने वर्ड राइजोस्फीयर दिया है, और जो साइंटिस्ट रूनियन थे उन्होंने फाइलोस्फीयर दिया है। तो आपको जो ऑप्शन बी है और ऑप्शन ए में कंफ्यूज नहीं होना है। नहीं तो जो रूनियन है आपको ध्यान रखना है, जो रूनियन है उन्होंने फाइलोस्फीयर टर्म दिया है, और जो हिल्टनर है उन्होंने राइजोस्फीयर दिया है। 1904 में जो है जर्मन एग्रोनॉमिस्ट एंड प्लांट फिजियोलॉजिस्ट लॉरेंस हिल्टनर, इन्होंने जो है फर्स्ट कॉइन किया था टर्म राइजोस्फीयर।
सो दैट कि डिस्क्राइब कर सके प्लांट रूट इंटरफेस को। और जो ये वर्ड है ऑरिजिनेट होता है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड राइजा, राइजा मतलब क्या था, मीनिंग रूट। नेक्स्ट है फाइलोस्फेयर। जो टर्म फाइलोस्फेयर है इन्होंने कौन कॉइन किया, तो बाय लास्ट एंड रूनेन इन 1965। जो लास्ट उन्होंने 1955 में दिया था, रूनेन ने 1956 में। सो दैट कि डिस्क्राइब कर सके जो प्लांट लीफ सरफेस है एज एन एनवायरमेंट जो कि फिजिकली केमिकली बायोलॉजिकली जो है डिस्टिंक्ट है फ्रॉम द प्लांट लीफ इटसेल्फ और द एयर सराउंडिंग इट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फाइलोस्फेयर राइजोस्फेयर क्या होता है और किसने साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है। तो जो राइजोस्फीयर है इसको हिल्टन ने डिस्कवर किया और जो फाइलोस्फीयर है इसको रूनेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ। जो सेल वॉल होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का, ये किस चीज से बना होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेप्टिडोग्लाइकन। तो डिपेंडिंग ऑन द पीएच ग्रोथ कंडीशन, जो पेप्टिडोग्लाइकन होता है ये फॉर्म करता है कम से कम 40 to 90% ऑफ द सेल वॉल, जो कि ड्राई वेट ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का होता है। और जो लेकिन जो पेप्टिडोग्लाइकन होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में वो 10% ही फॉर्म करता है। सो जो प्रेजेंस होता है हाई पेप्टिडोग्लाइकन का वो सबसे ज्यादा जो है देखा गया है इन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ये भी ध्यान रखना है कि पेप्टोग्लाइकन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ज़्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव में 40 to 90% जो सेल वॉल होते हैं वो पेप्टोग्लाइकन का होता है, बट जो ग्राम नेगेटिव में जो है कम से कम 10% जो है ये पेप्टोग्लाइकन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 47 नंबर, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस डिस्कवर्ड बाई। जो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है ये किसने डिस्कवर किया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्लेओसिंग एंड मूंज। तो जो साइंटिस्ट स्लियो सिंह एंड मुंज है इन्होंने ही जो है नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस को है डिस्कवर किया है कम से कम 150 साल पहले। तो नाइट्रोजन फिक्स नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, तो ऐसा प्रोसेस जहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन होता है अमोनियम का टू नाइट्रेट, एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि कैरिड आउट होता है बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 48 नंबर, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द जीनस एस्ट्रोबैक्टर इज डिस्कवर्ड बाय। जो फर्स्ट मेंबर है जीनस एस्ट्रोबैक्टर का ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम.डब्ल्यू. बेंजानिक। तो जो फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव है जीनस एस्ट्रोबैक्टर प्रोकम का वो डिस्कवर किया गया है और डिस्क्राइब किया गया है इन 1901 बाय डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड बोटानिस्ट नोन एज एम.डब्ल्यू. बेंजानिक। और जो एस्ट्रोबैक्टर स्पीशीज होते हैं वो एक तरह का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो कि न्यूट्रल एंड अल्कलाइन सॉइल में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये वाटर में भी पाए जाते हैं एंड एसोसिएशन विद सम प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 49 नंबर, फ्लैजलर अरेंजमेंट व्हेन इट वाज क्लस्टर ऑफ पोलर फ्लैजला। तो ऐसा फ्लैजलर अरेंजमेंट जहाँ पे जो क्लस्टर ऑफ पोलर फ्लैजला देखने को मिलता है उसको क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस में किस तरह का ये एक तरह का अगर बैक्टीरिया है तो यहाँ पे जो फ्लैजला है ये एक ही पोल में देखने को मिलेंगे, तो ये पूरा क्लस्टर रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोफोट्राइकस। अगर एक अगर बैक्टीरिया है अगर इसमें अगर एक ही फ्लैजला प्रेजेंट रहता है तो उसको बोलते हैं मोनोट्राइकस। अगर एक बैक्टीरिया है इसमें जो है यूनिफॉर्मली जो है पूरे ऑल ओवर द बॉडी में अगर फ्लैजला डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसको बोलते हैं पेरियोट्राइकस। अगर एक बैक्टीरिया सेल है अगर दो अपोजिट पोलर एंड में जो अगर फ्लैजला प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं एम्फीट्राइकस। तो इस तरह का अगर रहेगा अरेंजमेंट तो ये डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट रहते हैं फ्लैजला का, तो डिफरेंट डिफरेंट जो है यहाँ पे फ्लैजला अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग जो है बैक्टीरिया का नाम दिया गया है। अगर सिंगल रहेगा तो मोनोट्राइकस, अगर एक जो क्लस्टर में रहेगा फ्लैजला तो लोफोट्राइकस, अगर ऑल ओवर द बॉडी प्रेजेंट रहेगा तो पेरिट्राइकस, और दो अपोजिट पोलर एंड में रहेगा तो एम्फीट्राइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट कोच वर्कड ऑन। जो रॉबर्ट कोच साइंटिस्ट है उन्होंने किस पे काम किया था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्यूबरक्लोसिस। तो जो रॉबर्ट कोच है ये एक जर्मन फिजिशियन है जो कि एक तरह का फाउंडर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी है। इन्होंने एंथ्रेक्स डिजीज साइकिल को डिस्कवर किया था और ऐसे बैक्टीरिया का खोज किया था जो कि रिस्पॉन्सिबल रहते हैं ट्यूबरक्लोसिस एंड कॉलेरा को काउज कराने में। इन्होंने जो इनको जो है रिसीव जो रॉबर्ट कोच साइंटिस्ट है इन्हें जो है नोबेल प्राइज भी दिया गया था फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन इन 1905। किस चीज़ के लिए, फॉर हिज रिसर्च ऑन ट्यूबरक्लोसिस। इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो है आंसर की प्रोवाइड किया गया है आपको, ये पीडीएफ जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं और इसको रिवाइज करिए। सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो साइंटिस्ट एंड डेट वाले क्वेश्चन है उसको ज़्यादा रिवाइज करिए क्योंकि एग्जाम्स अगर पूछे जाएंगे तो वो कन्फ्यूजन वहाँ पे क्रिएट हो सकता है।
अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे जो है सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, वहाँ पे ग्रुप डिस्कशंस होता है। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे आपको रेगुलर नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड होंगे। इसके अलावा जो है आपको जॉब अपडेट्स मिलेंगे, जिससे आप जो है टाइमली एप्लीकेशन फॉर्म का फिलअप कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको सारे सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप हमें डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं और आपको वहाँ पे काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आई होप वहाँ वहाँ से आप ज़रूर जो है हमारे चैनल को ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा जो है आप हमारा ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। एग्रीकल्चर जी के ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहाँ से आप हमारा कोई भी कोर्स डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। या फिर जो है अगर आप और कोई भी कोर्स का डिटेल्स चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर भी जो है वो प्रोवाइड करवाया गया है इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ से आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो वो भी आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। चलिए, आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।